हेलो स्टूडेंट्स, देखिए सीटेट की तैयारी हम करेंगे 20 अगस्त को, जिसका पेपर है। इसके अंतर्गत हम आपको पर्यावरणीय अध्ययन, जिसे कहते हैं इन्वायरमेंटल स्टडी, उसकी क्लास दे रहे हैं। 30 क्वेश्चन है पर्यावरण अध्ययन के। इसको पढ़िए, देखिए, समझिए और हम आपको बताने का प्रयास करेंगे बेहतर तरीके से। चलिए पर्यावरण अध्ययन देखेंगे सीटेट 2020 के लिए। देखिए पहला प्रश्न आपका, मिजोरम के निकटवर्ती प्रतिवेशी 3 राज्य बताने हैं। पर्यावरण के अंतर्गत भूगोल के कुछ प्रश्न भी आएंगे, आपको पता है। तो मिजोरम के निकटवर्ती कौन से राज्य हैं? तो वो 3 राज्य हैं हमारे, आपको मालूम है, पूर्वोत्तर के 7 राज्य हैं। ठीक, तो इसी के अंतर्गत मिजोरम भी 3 राज्यों से घुरा हुआ है। उनका नाम है त्रिपुरा, असम और मणिपुर, यानी ऑप्शन नंबर 4। ठीक, 4 पूर्वोत्तर के 7 राज्य हैं। एक बंगाल इसमें नहीं आता पूर्वोत्तर में, बिहार छत्तीसगढ़ भी नहीं, असम भी नहीं। 4 नंबर असम, त्रिपुरा और मणिपुर, ये इससे घिरा हुआ है मिजोरम। नेक्स्ट है भोपाल गांधीनगर के ठीक पूर्व में है। अच्छा, तथा बेंगलुरु भोपाल के ठीक दक्षिण में है। बेंगलुरु के सापेक्ष गांधीनगर की दिशा बतानी है। दिशा संबंधित प्रश्न है एक भूगोल का। तो इसमें होगा आपका आंसर क्या? भोपाल जो है गांधीनगर के ठीक पूर्व में है, बेंगलुरु भोपाल के दक्षिण में है। तो ऐसे में बेंगलुरु जो गांधीनगर की दिशा हो जाएगी उत्तर पश्चिम में, उत्तर पश्चिम। ठीक, 2 राज्यों की सीमाएं भी देख लीजिएगा, किस राज्य की सीमा किससे लगी और कौन सा राज्य किसके किस दिशा में है। ठीक है, थोड़ा सा देख लीजिएगा उसको। नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट हमारा, ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है। क्यों ऐसा करते हैं? गाय के गोबर से दीवारों और फर्श को लीपने का गांव में क्या कारण है? खुरदरा और घर्षण बनाने के लिए, चिकना और साफ बनाने के लिए, फर्श को प्राकृतिक रूप देने के लिए, कीटों को दूर रखने के लिए। ठीक है, क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि गाय के गोबर में मीथेन पाई जाती है। ठीक, जिससे कीट पतंगे जो है घरों से दूर रहते हैं। अगला देखेंगे। नीचे दिए गए किस एक शहर में केवल एक प्रकार, मतलब खजूर के ही वृक्ष दिखाई देते हैं? खजूर के ही वृक्ष कहाँ दिखाई देते हैं? तो वो है आपका कहाँ? संयुक्त अरब अमीरात के आबू धाबी शहर में, यूएई के। 4 नंबर आंसर है। आबू धाबी में आपको केवल खजूर ही खजूर मिलेंगे। यह ताड़ प्रजाति के होते हैं। इससे क्या, इसमें बड़े पैमाने पर खाद्य फल के लिए इसको प्रयोग किया जाता है। ठीक, खजूर की खेती देखिए आपकी कहाँ का, अफ्रीका में भी होती है, मध्य एशिया, दक्षिणी एशिया। ठीक, अफ्रीका, मध्य एशिया, दक्षिणी एशिया में खजूर की खेती होती है। खजूर जो है होता है। अगला देखें। नेक्स्ट है आपका, रुधिर की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति में मलेरिया की पहचान होती है? ब्लड सैंपल लेते हैं मलेरिया टेस्ट करने के लिए, तो तो कैसे पता चलता है? ये कैसे पता चलता है? देखिए, मलेरिया की जो पुष्टि होती है, रक्त की बूंद तथा पीएफ मामलों के लिए आरडी किट्स सूक्ष्मदर्शी द्वारा इसकी जांच की जाती है। इसमें आपका आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। लाल रुधिर कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम द्वारा बताया। नेक्स्ट देखें। विटामिन कैसे पदार्थ हैं? ऑप्शन देखिए, क्या है विटामिन? राइट आंसर आपका होगा 1 नंबर। क्या है? हीनताजन्य रोगों को से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में विटामिन आवश्यक होते हैं। विटामिन का आविष्कार किसने किया था? ये फंक ने किया था। देखिए, आपके कुछ विटामिन से रिलेटेड आपको फैक्ट बताए दे रहे हैं। और 1911 में किया था फंक ने। ठीक, और यह एक प्रकार का क्या है? विटामिन एक प्रकार के, देखिए, कार्बनिक यौगिक होते हैं। विटामिन कहते हैं हम कार्बनिक यौगिक। ठीक, इसमें कोई कैलोरी नहीं होती है, परंतु ये शरीर के उपापचय में रासायनिक प्रतिक्रियाओं के लिए नियमित आवश्यक होते हैं। ठीक है, रासायनिक प्रतिक्रियाओं के लिए ये विटामिन आवश्यक होते हैं।
तो हीनताजन्य रोगों के बचाव के लिए विटामिन आवश्यक हैं। नेक्स्ट देखिए, कक्ष में शिक्षिका एक विद्यार्थी से ऊँट की 4 विशेषताएं बताने को कहती है। शिक्षार्थी ऊँट की विशेषताएं बताइए। निम्न प्रकार से एक बच्चा है जो बताता है ऊँट की विशेषता। ठीक है, क्या क्या बताता है कि ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। और बच्चा क्या कहता है, ऊँट की त्वचा मोटी तथा शुष्क होती है। ऊँट बिना जल पानी के कई दिनों तक रेगिस्तानी जहाज में रह सकता है। सामान्यतः एक प्यासा ऊँट एक बार में 30 गैलन पानी पी सकता है। तो शिक्षक तथ्य द्वारा बताई गई ऊँट की विशेषताओं में कौन सा सही है? सरल प्रश्न है। ये जो विशेषताएं बताई गई हैं ऊँट की, इसमें कौन सा सही है? इसमें चारों सही हैं। तो इजी प्रश्न है, आपको मालूम होगा। रेगिस्तान जहाज कहते हैं, त्वचा मोटी शुष्क होती है, कई दिनों तक रह सकता है और एक बार में 30 गैलन पानी पीता है। नेक्स्ट मुख्तारपुर पोचमपल्ली जिले का एक गांव है। इस जिले में के अधिकतर परिवार बुनकर हैं और उनके द्वारा बुने गए कपड़ों को पोचमपल्ली कहते हैं। जिला किस राज्य में का है? तो ये देखिए, पोचमपल्ली जो जिला है ये आपका है तेलंगाना का। ठीक है, 3 नंबर ऑप्शन ऊपर आगे पीछे हो गए। तेलंगाना आपका राइट आंसर है। ठीक, तो इस गांव में के बारे में बता देते हैं। इस गांव द्वारा में अधिकतर लोगों का व्यवसाय जो है वो बुनकर हैं वो। और पोचमपल्ली जो था ये प्रसिद्ध भी रहा था, काफ़ी इधर चर्चा में भी था। मतलब पोचमपल्ली गांव की संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण संगठन द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है। सर्वश्रेष्ठ पर्यटन जिले ग्राम के रूप में चुना गया है तेलंगाना का जो राज्य है पोचमपल्ली को। पोचमपल्ली एक प्रकार का जो बुना हुआ कपड़ा होता है उसको भी गांव का तो नाम है ही पोचमपल्ली। ठीक है, एक तो बिना बुना हुआ, हमने बताया बुनकर जैसा है, आपका भी बताया आपको बुनकर है वहाँ, तो एक बुना हुआ कपड़ा होता है उसको पोचमपल्ली कहते हैं। ठीक है, सिल्क का कपड़ा होता है। तो ये गांव उसी चीज़ के लिए फेमस है, तो इसलिए चर्चा में रहा था ये। अगला देखें, नीचे दिए गए किस राज्य के गांव में अधिकांश घर मजबूत बांस के खंभों पर धरती के से लगभग 3-3.5 मीटर ऊंचे बने होते हैं। ठीक, इन घरों की छतें ढालू और फर्श और दीवारें लकड़ी की बनी होती हैं। ये किस गांव की विशेषता बताई गई है? जो आपकी विशेषता आपने पढ़ी है, ये किस गांव की विशेषता है? देखिए, ये विशेषता जो है ये आपके नंबर 2 जो ऑप्शन है असम में इस प्रकार के घर पाए जाते हैं। ठीक, ज़मीन से 3-3.5 मीटर ऊंचे, फर्श जो थी वो फर्श दीवारें सब लकड़ी की बनी होती हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि देखिए सबसे ज़्यादा बात है ना कि वहाँ असम में बाढ़ और अधिक वर्षा के कारण ऐसा ऊंचे ज़मीन से 3-3.5 मीटर घर बनाए जाते हैं लकड़ी के। ठीक है, बाढ़ के कारण आती रहती है बाढ़, और वर्षा के कारण वर्षा होगी बाढ़ होगी। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार करने हेतु बनाए गए आश्रय को प्रदर्शन आश्रय कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रदर्शन आश्रय। आपको बताना है तीनों में से कौन सही, मतलब कितने सही हैं। ठीक, सत्य बताना, ये गलत है। स्टेशन पर है उसको क्या कहते हैं? वेटिंग रूम कक्ष कहते हैं, वेटिंग रूम। ठीक, जो यात्री इंतजार करते हैं उसको कहते हैं प्रतीक्षा कक्ष, प्रतीक्षा ना। तो ये तो गलत हो गया पहला। दूसरा क्या है? दिन प्रतिदिन काम आने वाले उत्पादों को बेचने के लिए बनाए गए आश्रय को सार्वजनिक परिवहन आश्रय कहते हैं। ये क्या है? क्या कहते हैं? ये कथन सत्य है? सत्य। प्रदर्शन आश्रय प्रतिदिन काम आने वाले उत्पादों को बेचने की गई व्यवस्था को कहते हैं। ये जो है ना, ये परिभाषा सार्वजनिक परिवहन आश्रय नहीं कहते हैं इसको कहते क्या है एक्चुअली में? इसको कहते हैं प्रदर्शन आश्रय। प्रदर्शन आश्रय हमने बताया आपको। प्रदर्शन आश्रय जो दिन प्रतिदिन काम आने वाले उत्पादों को बेचने के लिए जो आश्रम बनाए जाते हैं उनको कहते हैं हम, जो डेली यूजेस के सामान बेचने के लिए जो आश्रम बनाए जाते हैं उनको कहते हैं प्रदर्शन आश्रय। सार्वजनिक परिवहन आश्रय नहीं कहते हैं। अच्छा, तो 2 कथन आपके गलत हो गए। पहला ये गलत हो गया, दूसरा ये। अब क्या, रैन बसेरे का निर्माण सरकार द्वारा कराया जाता है?
जी हाँ, ये कराया जाता है। इसका निर्माण देखिए जनसेवी संगठन करते हैं, जो सेवा संगठन है, सरकार द्वारा किया जाता है, सरकारी संस्थाओं द्वारा किया जाता है, लोगों द्वारा किया जाता है। तो अलग अलग तरीके से रैन बसेरे का होता है, यानी सरकार के द्वारा भी कराया जाता है। ठीक है, और नगर निगम करवाते हैं कभी कभी। ठीक, अगला देखें। सब पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत ही क्वेश्चन है। आगे देखिए, देखते रहिए पूरा वीडियो। पानी में क्लोरोफॉर्म की अधिक मात्रा क्या दर्शाती है? पानी में क्लोरोफॉर्म की अधिक मात्रा क्या बताएगी? ये बताती है मानव निर्मित कचरे द्वारा जनित प्रदूषण को बताती है। ठीक है, तो क्या मानव निर्मित कचरे द्वारा जनित प्रदूषण को बताती है पानी में क्लोरोफॉर्म की अधिक मात्रा? एक नंबर ऑप्शन आपका सही है। क्लोरोफॉर्म क्या है? एक कार्बनिक यौगिक है। कैसा होता है क्लोरोफॉर्म? एक रंगहीन और सुगंधित तरल पदार्थ होता है। इसका प्रयोग किस लिए? क्लोरोफॉर्म मालूम होगा आपको, बेहोश करने के लिए किया जाता है। तो पानी में अगर क्लोरोफॉर्म की अधिक मात्रा हो गई है तो अधिक मात्रा द्वारा मानव निर्मित कचरे द्वारा जनित प्रदूषण को दर्शाया जाता है। पेट्रोलियम में कौन कौन से उत्पाद प्राप्त होते हैं? पेट्रोलियम से, ठीक, पेट्रोलियम से देखिए क्या क्या मिलता है। केरोसिन मिलता है, मोम मिलता है, डीजल मिलता है। ठीक, और क्या मिलता है? इसमें चीज़ें कुछ लिखी नहीं, वो भी हम बता देते हैं। तो पेट्रोलियम से, इसमें आंसर तो सभी होगा आपका। ठीक है, ये होगा आपका, पेट्रोलियम से सभी चीज़ें मिलते हैं। इसके अलावा देखिए, केरोसिन, मोम, डीजल के अलावा आपको मिलता है प्राकृतिक गैस मिलती है। ठीक, तारकोल और ग्रीस मिलती है, तारकोल और ग्रीस। देखिए, पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन की उपस्थिति, पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन की उपस्थिति क्या करती है? देखिए, पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन की उपस्थिति पृथ्वी पर अल्ट्रावायलेट जो किरणों के प्रभाव को कम करती है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा आंसर? ये होगा। ठीक है, आपको मालूम होगा इस ओजोन परत में छेद हुआ। इजी क्वेश्चन है ये। ओजोन परत में क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण और गैसों के कारण छेद हो रहा है, इसलिए पृथ्वी का तापमान गर्म हो रहा है। ठीक, तो ये तो इजी प्रश्न है। ओजोन परत आपकी अल्ट्रावायलेट किरणों के प्रभाव को कम करती है। जल निकायों का सीवेज गंदे पानी से अधिक मात्रा में पानी ग्रहण करना क्या दर्शाता है? क्या दर्शाता है? इसका आंसर होगा आपका 2 नंबर, निम्न BOD। ठीक है, 2 नंबर आंसर। यदि किसी वस्तु को 950 में खरीदा गया है, 760 में बेचा गया है, तो कितने प्रतिशत हानि होगी? सरल प्रश्न है। 950 में आप 760 घटाएंगे तो कितना आएगा? 190 आएगा। ठीक है, 190 है तो क्रय मूल्य पर इसको निकाल लीजिए। 190 क्रय मूल्य, 190 रुपये की क्या हानि, गुणा 100 और बटे कितना? क्रय मूल्य कितना था? 950। तो 950 में खरीदा, 760 में बेचा, तो हानि का प्रतिशत होगा 20%। ये 1 नंबर ऑप्शन आपका सही। नेक्स्ट है, जल थीम से संबंधित मुद्दों को प्रभावी ढंग से सीखा जा सकता है यदि जल थीम का मतलब है पानी को संरक्षण करना। जल एक, आपको मालूम है, जल ही जीवन है। तो ये संदेश देने के लिए बच्चों के साथ क्या क्या किया जा सकता है? देखिए, ऑप्शन है, आपको बताना है रोल प्ले आयोजित किए जाते हैं। अच्छा, रोल प्ले के माध्यम से वास्तविक संवाद, प्रोत्साहन, एक्टिंग करके, रोल प्ले का मतलब है किसी चीज़ को प्रदर्शित करना है तो उसको प्ले के माध्यम से बताना, तो उसको रोल प्ले कहते हैं। बच्चों के लिए वास्तविक संवाद को प्रोत्साहित किया जाता है, सही है, ये भी सही है। संरक्षित क्षेत्र भ्रमण कराया जाता है, बच्चों को निबंध लिखने के लिए कहा जाता है। ठीक है, तो कौन सा आंसर इसमें सही होगा? देखिए, इसमें रोल प्ले आयोजित होते हैं जल संरक्षण के लिए, ठीक है, और संवाद के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, सही है। और आपका कौन सा होगा? और संरक्षित क्षेत्र भ्रमण आयोजित करने के लिए कहा जाता है,
आयोजित की जाती हैं, ये भी सही है। और बच्चों को निबंध लिखने के लिए कहा जाता है, ये भी सही है। इसमें चूँकि देखिए ना, है तो इस एक्चुअली में इसमें चारों, भाई जनसंख्या को देखते हुए पानी की मांग भी बढ़ गई है, तो जल संरक्षण के लिए चारों किए जा सकते हैं। चूँकि चौथा ऑप्शन है नहीं, तो आप 1 2 3 लगाएंगे। ठीक, निबंध भी लिखवाया जा सकता है, संरक्षित क्षेत्रों को भ्रमण कराया जा सकता है, संवाद कराया जा सकता है, रोल प्ले करके बताया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, एक ईवीएस पर्यावरण अध्ययन शिक्षिका अपने विद्यार्थियों में मानचित्र कौशल को मन में बैठाने के लिए निम्न क्रियाकलापों में से निम्नलिखित में से किसको करने के लिए कहेंगी? मानचित्र कौशल को मन में बैठाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें कह सकती हैं एक टीचर, पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका? चलिए ध्यान दीजिए। देखिए इसमें क्या है, पहला मानचित्र में बुनियादी दिशाओं का पता लगाना। ठीक है, मानचित्र के विषय में, मैप के विषय में बुनियादी दिशाओं का पता लगाने के लिए कह सकती हैं। ठीक है, ये कहेंगी, ठीक कहेंगी। और अमानकीकृत मानचित्र बनाना, ठीक, ये भी सही है, ये भी कह सकती हैं। और अपने बनाए गए मानचित्रों में प्रतीकों का प्रयोग करना, प्रतीक के माध्यम से मानचित्र को बेहतर समझना। ठीक, ये भी कह सकती हैं। मानकीकृत और सार्वजनिक प्रतीकों का उपयोग करते मानचित्र की व्याख्या करना। ठीक है, तो इस प्रकार से चारों सही हैं आपके। ठीक, मानचित्र के संबंध में ये चारों शिक्षिका एक कहेंगी अपने विद्यार्थियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा 5 के विद्यार्थियों को लिंग जेंडर रूढ़िवादिता समझाने के लिए कौन सा संसाधन सबसे उपयुक्त होगा, बताया गया। ठीक, हैं तो ये चारों, ठीक, ये चारों हैं, लेकिन सबसे, जहाँ हमने बताया था ना, सबसे आए तो ध्यान दीजिएगा कि सबसे ज़्यादा कौन सा संसाधन उपयुक्त है। बच्चों को ये बताना है कि स्त्री और पुरुष को समान अधिकार प्राप्त हैं और दोनों को समान वृद्धि के अवसर दिए जाने चाहिए। तो जो समाज में हमारे है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, लिंग भेद, उसके लिए कक्षा 5 के बच्चों के लिए क्या शिक्षिका निर्देश दे सकती हैं? सबसे ज़्यादा उपयुक्त बताना है आपको। देखिए, सफल महिला स्वास्थ्य पेशेवरों की संख्या का पता लगाने के लिए भ्रमण करना, नहीं। सफल महिलाओं की कहानियाँ हैं तो ये सभी, लेकिन सबसे जो इसमें प्रभावशाली है वो है सदस्यों के बीच कार्य आवंटन का पता लगाने के लिए घरों का सर्वेक्षण करना। ठीक है, घरों में सर्वेक्षण के लिए बच्चों को भेजना। तो कक्षा 5 के विद्यार्थियों को लिंग रूढ़िवादिता समझाने के लिए सदस्यों के बीच कार्य आवंटन का पता लगाने के लिए घरों का सर्वेक्षण संसाधन ये सबसे उपयुक्त है। ठीक, कौन सा सदस्य क्या काम करता है, ठीक है, स्त्री और पुरुष। तो इस प्रकार आपका पहला ऑप्शन ईवीएस के हिसाब से आपका प्रभावशाली है। ठीक, ये आपको करना है, नोट कर सकते हैं चीज़ें, पॉइंट इंपॉर्टेंट है। बाकी हैं तो ये तीनों, ठीक है, लेकिन सबसे प्रभावशाली ये होगा। आपको बच्चों को बताएंगे कि आस पड़ोस में जाएं, कार्य का बंटवारा है या उनकी स्थिति का पता लगाएं। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षा का अभिन्न घटक है? प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षा का कौन सा सबसे महत्वपूर्ण अंग है? देखिए, पाठ्यपुस्तकें, बच्चों का वातावरण, भाषाई दक्षता की रोल प्ले या भूमिका निर्वाह, कौन सा है इसमें? आंसर देखिए, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षा का अभिन्न घटक जो है वो है बच्चों का वातावरण है। 2 नंबर आपका ऑप्शन सही है, बच्चों का वातावरण है। ठीक, पर्यावरण शिक्षा का जो मूल उद्देश्य होता है वो मानव पर्यावरण के अंतर संबंधों को समझना है, मानव और पर्यावरण के संबंधों को समझना है, जिससे मानव जीवन ही नहीं बल्कि इसमें जीव जंतुओं को, वनस्पतियों को, सबको शामिल किया जाता है पर्यावरण अध्ययन में। एक ईवीएस अध्यापिका शिक्षिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी पानी की बर्बादी करने वाले लोगों को विभिन्न दैनिक गतिविधियों और व्यवहारों का पता लगाए। आपको मालूम है जल जीवन की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक है, तो इसमें पानी की बर्बादी, जल संरक्षण के लिए शिक्षिका जो है लोगों की गतिविधियों और व्यवहारों को जानना चाहती है। तो कौन सा वो कार्य बच्चों को दे सकती है, निम्नलिखित में कौन सी रणनीति सबसे ऊपर, क्या करें?
जल संरक्षण के लिए क्या करें? जैसे हमने बताया था ना, लिंग भेद का पता लगाना है तो उसके लिए क्या करें? जल संरक्षण, ये प्रश्न मिलता जुलता है उससे। तो जल संरक्षण के लिए क्या करना चाहिए? वृत्तचित्र और फिल्में दिखानी चाहिए, एक नाले पानी की निकासी का भ्रमण कराना चाहिए, पड़ोस के परिवारों से बातचीत करना चाहिए। ठीक है। सबसे उपयुक्त जो तरीका है वो प्रतिदिन एक परिवार द्वारा उपयोग किए गए पानी की मात्रा का अनुमान लगाना। ठीक है। देखिए, इसमें सर्वेक्षण वाली ही बात आ गई, परिवार सर्वेक्षण। ठीक है। जो बात जेंडर लिंग भेद के अंतर्गत थी वही है। उसमें भी था कि परिवार में जाना चाहिए और कौन सा सदस्य क्या काम करता है। ठीक है। और स्थिति का पता लगा के बताना चाहिए। इसमें भी यही है कि एक परिवार में कितना पानी कौन यूज़ कर रहा है, इसके लिए बच्चों को बताना चाहिए। स्वयं के घर में भी कौन कितना यूज़ कर रहा है और आस पड़ोस में भी। नेक्स्ट देखिए, एक ईवीएस शिक्षक के रूप में आप प्राथमिक कक्षाओं के लिए पाठ्य पुस्तक के चयन में किन मापदंडों का सबसे अधिक पाठ्य पुस्तकों का चयन करना है? तो हम कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं जिनके माध्यम से हम पुस्तकों का चयन कर सकते हैं विद्यार्थियों के लिए? ठीक, कौन कौन से मानक इसमें बताए पूछे गए हैं। तो सबसे पहली बात, कौन कैसी पुस्तकें होनी चाहिए? तो देखिए, पुस्तकें कैसी होनी चाहिए? क्या पाठ्य पुस्तक में लिंग, जाति और धर्म से संबंधित कोई रूढ़िवादिता नहीं होनी चाहिए। ये तो नंबर 1 पे है। 1 नंबर तो होना ही चाहिए। पाठ्य पुस्तकों का चयन करना है एक शिक्षक को विद्यार्थियों के लिए, ठीक, प्राथमिक स्तर पर। और क्या अगला है, पाठ्य पुस्तक में भाषा मानक भाषा होनी चाहिए। मानक भाषा, तो दूसरा जो है मानक भाषा जरूरी नहीं है, ये ऑप्शन गलत है। पाठ्य पुस्तक की कीमत कम और पतली होनी चाहिए, ये भी गलत है। पाठ्य पुस्तक सचित्र और आकर्षक होनी चाहिए, ये भी सही है बिल्कुल। 2 पूछे गए हैं। तो 1 नंबर तो मैंने आपको बताया था, क्या धर्म, जाति, लिंग से संबंधित कोई बात ना हो और सचित्र हो और आकर्षक हो। तो 1 और 4 नंबर सही है। पुस्तक सचित्र और जो है आकर्षक होनी चाहिए। ठीक है। तो ये आपका 1 और 4 ये है, इसमें है 1 नंबर ऑप्शन में है 1 और 4। तो विद्यार्थियों, कहानी के माध्यम से अगर बताना है, समझाना है कोई चीज़, तो उसके लिए पहली चीज़ तो ये, कहानियों को ऐसी कहानी बताएं जो लिंग, जाति, धर्म इन सब से परे हो। ऐसा कोई उसमें तस्वीर नहीं होनी चाहिए, फ़ोटो नहीं होनी चाहिए और ना कोई विचार होना चाहिए। ठीक। पुस्तक के चयन में भी यही चीज़ करना चाहिए कि ऐसी कोई बात ना हो उसमें लिंग, जाति, धर्म से संबंधी या कोई रूढ़िवादिता ना हो उस पुस्तक में। और कहानी अगर के माध्यम से कोई चीज़ बता रहे हैं तो उस कहानी में भी यही चीज़ होनी चाहिए। तो 1 नंबर आपका विकल्प सही है। ठीक। नेक्स्ट, आपका कहानियों को किसी अवधारणा के बारे में गलतफहमी की रचना नहीं करनी चाहिए। ठीक। 1 नंबर आपका ये है एक्चुअली में। ठीक है। 2 ये है। तो ये भी सही है कि ऐसी कोई बात नहीं कि कहानी माध्यम से कोई गलतफहमी पैदा हो, ये भी नहीं होना चाहिए। और जाति धर्म की कोई बात भी नहीं आनी चाहिए, यानी कि फर्स्ट और सेकेंड आपका है। और कहानी में क्या होना चाहिए? कहानियाँ मज़ेदार और मनोरंजक होनी चाहिए। कहानियाँ ऐसी होनी चाहिए कि विद्यार्थी उससे जुड़ाव महसूस करें। ठीक है। तो चौथा भी सही है। तो पहला सही है, दूसरा सही है और इसमें मज़ेदार और मनोरंजक, हालांकि ये भी ऑप्शन है लेकिन इसमें नहीं दिया हुआ, तो आप पहला, दूसरा और चौथा लेंगे। ठीक है। ईवीएस की पुस्तकों में हैं जिसमें विद्यार्थी उससे लगाव और जुड़ाव महसूस करें, ऐसी कहानियाँ होनी चाहिए। धर्म जाति की कोई बात नहीं होगी और कोई गलतफहमी वाली भी बात नहीं होगी। ठीक है। इस ऑप्शन में कहानी और मज़ेदार को नहीं लिया गया है, तो नहीं, हटा देना है। ऐसी कहानियाँ बतानी चाहिए। पर्यावरण की कौन सी एक विशेषता इसमें नहीं है, ये बताना है। पर्यावरण की कौन सी विशेषता नहीं है? नेक्स्ट चलेंगे स्टूडेंट्स, उसमें पूरा इस फाइल में पूरे क्वेश्चन नहीं आए तो हम अगला चलेंगे।
शिक्षण में प्रयुक्त होने वाले प्रगतिशील संगठनकर्ता प्रतिमान का प्रतिपादन किसने किया था? नोट कर लीजिएगा, ये प्रगतिशील संगठनकर्ता प्रतिमान का प्रतिपादन किया था आपके किसने? डेविड आशुबैल ने। ये जो प्रयुक्त होता है प्रगतिशील संगठनकर्ता प्रतिमान, डेविड आशुबैल द्वारा इसका प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा शास्त्र के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सही है? पर्यावरण अध्ययन जो शिक्षा शास्त्र के संबंध है उसके संबंध में कौन सी बात सही है ये बताना। तो प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित होना चाहिए, 1 नंबर जो आपका है ऐसा होना चाहिए। किताबी है? नहीं है। प्रशिक्षक के रूप में शिक्षक शामिल है? नहीं। पुनर्प्राप्ति प्रथाओं पर केंद्रित है? नहीं। ये कैसा है? ऐसा होना चाहिए कि इसमें बालकों की योग्यता, क्षमता और स्तर के अनुसार ही उनको आगे बढ़ने के अवसर प्रदान किए जाएं। ठीक है, बच्चों को अवलोकन, प्राथमिक ईवीएस में यही तो है पर्यावरण अध्ययन में, बच्चों को अवलोकन, स्वक्रिया इस माध्यम से सिखाया जाए, अवलोकन के माध्यम से सिखाया जाए, बच्चों को स्वक्रिया करके सिखाया जाए। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन क्षेत्र में क्या क्षेत्र भ्रमण विधि, हम बता दें कुछ पॉइंट इसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण अध्ययन में क्या क्षेत्र भ्रमण विधि है, प्रयोग है, बागवानी है, निरीक्षण है, शैक्षिक भ्रमण है और अवलोकन है। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, फिर से बोले देना कि बागवानी, निरीक्षण, शैक्षणिक भ्रमण, अवलोकन ठीक इसमें शामिल हैं। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की सीखने सिखाने की प्रक्रिया शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण है। ये ईवीएस जो है इसको पढ़ाना, बताना, समझाना कठिन है। ऐसा क्यों है? ईवीएस पाठ्य पुस्तकों को सीखने के लिए एकमात्र संसाधन के रूप में, अवधारणाओं को अवलोकन करने के लिए में, बच्चों को रटकर तो बिल्कुल नहीं है। बच्चों को रचनात्मक और पहल करने के लिए, रचनात्मक और पहल करने के लिए नए विचारों की आवश्यकता होती है, जिससे बच्चे ईवीएस से संबंधित ज्ञान को आसानी से ग्रहण कर सकें। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर। ठीक, पर्यावरण अध्ययन के हमने आपको उद्देश्य बताए थे अभी, ठीक है, और लक्ष्य बताए थे कौन कौन सी चीज़ें पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत आती हैं। अब बताना है कौन सा मुख्य उद्देश्य नहीं है, चारों विकल्पों में से बताइए कौन सा नहीं है पर्यावरण अध्ययन में से। देखिए क्या है कि पर्यावरण विषय के प्रति पर्यावरण प्रतियोगिताओं का उद्देश्य छात्रों को पर्यावरण विषय का विद्वान बनाना नहीं होता, पहला ही नहीं होता है। ठीक है, और ये होते हैं पर्यावरण संबंधी समस्याओं के प्रति सचेत करना, प्रदूषण की रोकथाम हो जाएगा, पर्यावरण विषय के प्रति रुचि पैदा करना। ठीक, सरल है। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। ईवीएस सीखने की अधिकतम सुविधा प्रदान कर सकता है। कैसे हम ईवीएस सीख सकते हैं? पर्यावरण अध्ययन कैसे सीखा जा सकता है? पुस्तकों से, संदर्भ पुस्तकों से, कहानी और आख्यान से, पाठ्य पुस्तक परीक्षा से कि विवरण से? कैसे सीख सकते हैं? देखिए सबसे बेस्ट पूछा गया है ना, अधिकतम सुविधा। कहानियाँ और आख्यान ईवीएस सीखने का सबसे प्रभावशाली और सुविधातम माध्यम है, क्योंकि क्या कहानियाँ और आख्यान बच्चों के स्मृति पटल पर एक सरल छवि प्रस्तुत करती हैं, बच्चों को सीखने में इसमें सहायता मिलती है। तो कहानी और आख्यान के माध्यम से ईवीएस सीखने सिखाने में सबसे अधिक सुविधा होती है और सबसे सर्वोत्तम जो है तरीका भी यही है। चलिए विद्यार्थियों, ये 30 प्रश्न थे, हमने आपको बताए। ठीक है, प्रयास किया आपने आप बताने का, समझाने का। ठीक, और वीडियो को ज़्यादा से शेयर करिएगा और चैनल को ना सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब कर लीजिए। हम सीटेट चला रहे हैं, अब आपको हम 19 अगस्त तक यही देंगे सीटेट। ठीक, फिर मिलेंगे, नमस्कार।